A very good evening to all my viewers, and once again, you are most welcome to our YouTube channel Article 32. Friends, we hope you all are very well. Friends, today we are going to discuss a very important topic from Criminal Procedure Code. This is warrant recall. What is warrant recall? And when the application of warrant recall is moved before court by advocate on behalf of his client accused, तो एक्यूज की तरफ से एडवोकेट कब वारंट रिकॉल की एप्लीकेशन मूव करता है और वारंट रिकॉल क्या होता है, वारंट रिकॉल की एप्लीकेशन क्या होती है, ये सब हम देखेंगे इस वीडियो में। तो ये पूरा डिस्कशन होने वाला है पूरा वारंट के बारे में, वारंट रिकॉल के बारे में। तो फ्रेंड्स, जो वारंट रिकॉल है और वारंट रिकॉल की जो एप्लीकेशन दी जाती है वो आपको पता होना चाहिए। वो सेक्शन 70 सब क्लॉज 2 में 2 के अंतर्गत अंडर सेक्शन 70 सब क्लॉज 2 के अंदर ये एप्लीकेशन दी जाती है वारंट रिकॉल की। तो यदि आप यंग एडवोकेट हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि मजिस्ट्रेट यंग एडवोकेटों से ज़्यादा ये क्वेश्चन कर लेते हैं कि आपने ये एप्लीकेशन मूव की है वारंट रिकॉल की, अंडर विच सेक्शन डिड यू मूव दिस एप्लीकेशन। तो आपसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं, तो आप बता सकते हैं सेक्शन 70 सब क्लॉज 2 ऑफ CRPC, तो ये आप बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वारंट रिकॉल से पहले आपको ये पता होना चाहिए वारंट क्या होता है। तो फ्रेंड्स सेक्शन 70 के सब क्लॉज फर्स्ट में ही वारंट के बारे में बताया गया है कि वारंट का प्रारूप कैसा होता है, जो वारंट है वो कैसा दिखाई देता है। तो वारंट कैसा होता है हम देखते हैं, सब सेक्शन फर्स्ट में देखते हैं। एवरी वारंट ऑफ अरेस्ट इशूड बाय अ कोर्ट अंडर दिस कोड शैल बी इन राइटिंग। जो वारंट होता है वो इन राइटिंग होता है, उस पर क्या होता है, ये एक लिखित रूप में होता है। एंड साइंड बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट। तो जिस कोर्ट में मामला चल रहा होता है उसी कोर्ट के मजिस्ट्रेट की, उसी कोर्ट का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, मतलब मजिस्ट्रेट या कोर्ट ऑफ सेशन, तो उसके उस पर हस्ताक्षर होंगे। या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, DM है, ADM है, तो उसके उस पर क्या होंगे, उसके उस पर हस्ताक्षर होंगे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के या जुडिशियल मजिस्ट्रेट के, तो उसके उस पर हस्ताक्षर होंगे और वो कैसा होगा, लिखित में होगा। और तीसरी शर्त क्या है, उस पर कोर्ट की मुहर होगी। शैल बियर द सील ऑफ कोर्ट, उस पर कोर्ट की मुहर लगी होगी। तो ये 3 चीज़ें होती हैं वारंट का जो प्रारूप होता है वो ऐसा दिखाई देता है, ऐसा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये होता है वारंट का प्रारूप। लेकिन इसमें ये नहीं बताया गया है कि वारंट कब इशू किया जाता है। तो वारंट कब इशू किया जाता है, तो हम जानते हैं कि अभियुक्त की स्थिति, अभियुक्त कोर्ट में अभियुक्त का कब आना जरूरी होता है। तो कोर्ट में जब प्रोसीडिंग चलती है, मतलब कि जो कॉग्निजेंस है, जो अपराध का कॉग्निजेंस हो गया, उसके बाद अभियुक्त का आना कोर्ट में, जब भी डेट नियत होती है, प्रत्येक डेट पर अभियुक्त का आना जरूरी होता है। उस पर अपनी ऑर्डर शीट पे साइन करना और कोर्ट की जो भी कार्रवाई है उसमें मदद करना, ये एक्यूज्ड का कार्य होता है। और कॉग्निजेंस क्या होता है, कॉग्निजेंस को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि प्री कॉग्निजेंस और कॉग्निजेंस की स्टेज क्या होती है और आफ्टर कॉग्निजेंस क्या होता है। तो अभियुक्त को आफ्टर कॉग्निजेंस आना ही पड़ता है कोर्ट में। यदि कोर्ट कुछ स्थिति में अभियुक्त की हाजिरी माफ़ी कर सकती है, जैसे कि बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति है या और किसी कंडीशन के कारण जो महिला है वो प्रेग्नेंट है, तो उसके कारण अभियुक्त की हाजिरी माफ़ी कर सकती है। तो उसका ऐसी स्थिति में आना जरूरी नहीं है, लेकिन इसके लिए कोर्ट से परमिशन ली जाती है। तो कोर्ट में अभियुक्त का आना जरूरी होता है जब भी कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही होती है। और ये प्रोसीडिंग ज़्यादातर मोस्टली क्या होता है, आफ्टर कॉग्निजेंस के बाद ये शुरू होती है।
आफ्टर कॉग्निजेंस के बाद ये स्थिति शुरू होती है। अभियुक्त का जो रोल है आफ्टर कॉग्निजेंस शुरू होता है केस में। तो यहाँ पर यदि अभियुक्त नहीं आता है और एप्लीकेशन भी नहीं देता है कि आज की मेरी हाजिरी माफ़ी स्वीकार की जाए, कि मैं आज इस कारण से न्यायालय में नहीं आ पाऊँगा, मेरे पिताजी ख़त्म हो गए, या फिर मैं बीमार चल रहा हूँ, मेरी तबीयत ख़राब है, या फिर अन्य कोई कारण है उसकी वजह से वो नहीं आ पा रहा है कोर्ट में, तो ये उसके लिए उसे एप्लीकेशन मूव करनी पड़ती है, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं एग्जेम्पशन एप्लीकेशन, एग्जेम्पशन ऑफ पर्सनल अटेंडेंस एप्लीकेशन। तो ये एप्लीकेशन उसे मूव करनी पड़ती है, इसे हम एडजॉर्नमेंट एप्लीकेशन भी कहते हैं। तो ये कोर्ट के समझ उसे मूव करनी पड़ती है, जिससे कोर्ट को ये मालूम पड़ जाए कि अभियुक्त इस रीज़न से, जो उसका जो रीज़नेबल एक्सक्यूज़ है वो कोर्ट को मालूम पड़ जाए कि ये रीज़नेबल एक्सक्यूज़ है, इसके कारण कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहा है। तो जो एप्लीकेशन दी जाती है हाजिरी माफ़ी की, एग्जेम्पशन ऑफ पर्सनल अटेंडेंस की, वो भी आपको पता होनी चाहिए। वो सेक्शन 310 के अंतर्गत ये एप्लीकेशन दी जाती है पर्सनल अटेंडेंस के एग्जेम्पशन की। तो यदि वो एप्लीकेशन नहीं देता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, कोर्ट वारंट इशू करती है। ज़्यादातर मामलों में वारंट इशू करती है। हो सकता है एक बार नहीं करे, पहली डेट पे माफ़ कर दे, लेकिन अगली नेक्स्ट डेट पे तो वारंट इशू होंगे। तो ये कोर्ट के डिस्क्रिशन पावर है कि यदि वो एक डेट पे एप्लीकेशन नहीं देता है तो हो सकता है माफ़ कर दे और दूसरी डेट पे वारंट इशू कर दे। तो ये कोर्ट की डिस्क्रिशन पावर है। तो जो वारंट का रोल होता है वारंट इशू का, तो यही होता है, यदि अभियुक्त उपस्थित नहीं होता है और कोई रीज़नेबल एक्सक्यूज़ नहीं बताता है एप्लीकेशन के माध्यम से, तो ऐसी स्थिति में, या फिर वो एक बार नहीं आता है, एप्लीकेशन नहीं देता, और ऐसी स्थिति में कोर्ट वारंट इशू नहीं करता है और नेक्स्ट अगली डेट पे भी नहीं आता है, तो यहाँ पर क्या होता है, अगर नेक्स्ट डेट पे वारंट इशू हो जाता है तो यहाँ पर स्थिति थोड़ी गंभीर हो जाती है। यहाँ पर वारंट रिकॉल की एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने के चांस कम हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर वारंट रिकॉल की एप्लीकेशन आती है। यदि आपके अगेंस्ट वारंट इशू हो गया है, आप एक्यूज्ड हैं, वारंट इशू हो गया है, तो आप तुरंत कोर्ट में सरेंडर करें और वारंट रिकॉल की एप्लीकेशन दें। वारंट रिकॉल की एप्लीकेशन सेक्शन 70 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत दी जाती है, जो हमने अभी देखा। ठीक, तो आप ये एप्लीकेशन दें, उसमें आप कारण बता सकते हैं कि जो अभियुक्त है, इसमें मैं कुछ कारण मैं बता देता हूँ। नियत तिथि पर जब अभियुक्त न्यायालय में पहुंचा तो वहाँ के बाबू ने कहा कि उसका जो केस है किसी अन्य अदालत में स्थानांतरण कर दिया गया है, और अभियुक्त उस कोर्ट को ढूंढता रहा, लेकिन उसे कोर्ट नहीं मिली, जिस कारण की कोर्ट के समझ वो उपस्थित नहीं हो पाया। ये कारण है, ये रीजनेबल एक्सक्यूज़ है, क्योंकि ऐसा होता है, जनरली होता है। या फिर कोर्ट में जो डायरी थी उसमें गलत डेट चढ़ा दी, जिससे कि डेट गलत नोट हो गई अधिवक्ता के द्वारा भी और उसके क्लाइंट जो एक्यूज्ड है उसके द्वारा भी। तो ये ग्राउंड हो सकता है, ज़्यादातर यही ग्राउंड होते हैं। या फिर ग्राउंड क्या हो सकता है, हमने एप्लीकेशन दी थी लेकिन एप्लीकेशन बाबू ने उसमें नहीं लगाई, फाइल में नहीं लगाई, इस तरह की स्थिति हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये जो भी आपका जो मैटर है, आप जो भी आपकी स्थिति है उसके अनुसार आप लगा सकते हैं कि कोर्ट में आप बता सकते हैं कि कोर्ट में आप क्यों नहीं पेश हुए, वाई डिड यू नॉट अटेंड द कोर्ट। तो ये आप बता सकते हैं अब रीज़न, तो ये वारंट रिकॉल की एप्लीकेशन में बता सकते हैं। तो ये होती है वारंट रिकॉल की एप्लीकेशन। तो यहाँ वारंट रिकॉल की एप्लीकेशन अगर ये एक्सेप्ट कर ली जाती है तो आपको पहले कस्टडी में ले लिया जाता है और थोड़ी देर बाद आपको उसी दिन कस्टडी से बाहर निकाल दिया जाता है और आप बच जाते हैं जेल जाने से। तो ये होता है वारंट रिकॉल का यूज़, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा आप कोर्ट में देखते हैं वारंट रिकॉल। तो यदि आप प्रैक्टिशनर एडवोकेट हैं तो भी आप इसके ज़रिए वारंट रिकॉल करवा सकते हैं।
तो फ्रेंड्स वारंट भी दो तरह के होते हैं, नॉन बेलेबल, बेलेबल वारंट। तो दोनों ही परिस्थिति में ये वारंट रिकॉल की एप्लीकेशन दी जा सकती है। तो इस पूरे डिस्कशन से ये हमारे समझने आया, जब भी कोई विचारण चल रहा होता है कोर्ट में, आफ्टर कॉग्निजेंस की स्थिति में मामला चल रहा होता है, तो अभियुक्त का प्रत्येक फिक्स्ड डेट पर, जो नियत दिनांक है, उस पर उपस्थित होना बहुत ज़रूरी होता है। यदि वो किसी कारण कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पाता है, अटेंडेंस नहीं दे पाता है, तो उसे एप्लीकेशन मूव करनी चाहिए और उस रीज़नेबल एक्सक्यूज़ का, उस कारण का उल्लेख करना चाहिए कि वो कोर्ट के समक्ष क्यों उपस्थित नहीं हो पाया। तो यहाँ पर उसका वो बच सकता है, वारंट उसके अगेंस्ट वारंट इशू हो इससे वो बच सकता है। इसी कारण ये एप्लीकेशन दी जाती है, जो हाजिरी माफ़ी की एप्लीकेशन है सेक्शन 310 के अंतर्गत। तो यदि वो एप्लीकेशन बार बार देता है, एक बार दे दी, दूसरी बार दे दी, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर उसके 2 बार के 3 बार के वारंट यदि इशू हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक डेट पर दोबारा वारंट इशू होते हैं, तो यहाँ पर यदि 2 बार के वारंट हैं, 3 बार के वारंट है कि दो डेट पे नहीं आया, 3 डेट पे नहीं आया, तो इतने 3 डेट से वारंट चल रहे हैं, मतलब वारंट तो एक ही होता है, मतलब 3 डेट पर वारंट चल रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाता है। यदि वारंट रिकॉल की भी एप्लीकेशन दी जाती है तो कोर्ट उसे ज़्यादातर मामलों में मंजूर नहीं करता है। यदि आपका कोई स्ट्रॉन्ग कारण है कि आप बता सकते हैं कि क्यों ऐसा नहीं हो पाया, तो माफ़ कर सकता है, लेकिन बहुत ही मुश्किल है। आपके वारंट रिकॉल की एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। और एक स्थिति ये भी हो सकती है कि आपने वारंट रिकॉल की एप्लीकेशन लगाई, वो एक्सेप्ट हो गई, आपको छोड़ दिया गया, सरेंडर के बाद आपको छोड़ दिया गया, फिर आप नेक्स्ट डेट पे नहीं आए, फिर आपने दोबारा वारंट रिकॉल की एप्लीकेशन लगाई, वो भी एक्सेप्ट हो गई, तो आप बार बार वारंट रिकॉल की एप्लीकेशन लगा रहे हैं, तो तीसरी बार आपने वारंट रिकॉल की एप्लीकेशन लगाई तो वो कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि इससे आपका कंडक्ट दिखाई दे रहा है कि आप बार बार इस तरह के नाटकबाजी करते हैं, आप जानबूझ के इंटेंशनल ये काम करते हैं। तो आप बार बार वारंट रिकॉल की एप्लीकेशन भी ना लगाएं, क्योंकि उसके कारण भी वारंट रिकॉल की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है, और ज़्यादातर चांस है कि वारंट रिकॉल की एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी यदि आप तुरंत, जैसे कि 2 महीने में 2 बार आपने वारंट रिकॉल की एप्लीकेशन लगा दी, तो दूसरी बार रिजेक्ट होने के चांस बढ़ जाते हैं। फ्रेंड्स, अभियुक्त की प्रेजेंट कोर्ट में इंश्योर करने के साथ ही जो गवाह या किसी व्यक्ति की जिसकी कोर्ट की प्रोसीडिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको समन करने के बावजूद भी यदि वो नहीं आता है, तो उसे वारंट के जरिए कोर्ट में उपस्थित कराया जा सकता है, उसके अगेंस्ट वारंट इशू किए जा सकते हैं। जैसे कि यदि कोई जुवेनाइल का मामला है, वहाँ पर किसी प्रिंसिपल की गवाही बहुत ज़रूरी है ये सिद्ध करने के लिए कि ये जो एक्यूज्ड है ये जुवेनाइल है या नहीं, ये बालिग है या नाबालिग है, जुवेनाइल है या नहीं, तो यहाँ पर प्रिंसिपल की गवाही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यदि प्रिंसिपल समन करने के बाद भी एक बार समन किया तो नहीं आता है, तो वारंट इशू किए जा सकते हैं। यदि 2 बार समन करने पर भी नहीं आता है तो भी वारंट इशू किए जा सकते हैं। तो मतलब ये है कि उसकी अटेंडेंस बहुत ज़रूरी है, और यदि वो कोर्ट में नहीं आता है समन के ज़रिए, तो उसे वारंट के ज़रिए बुलाया जाएगा। वारंट के ज़रिए नहीं आएगा तो आगे हमारे पास सेक्शन है ही है, जो एक्यूज्ड के अगेंस्ट भी और किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट जिसे न्यायालय में बुलाया गया है और वो न्यायालय में नहीं आता है, तो उसे प्रेजेंट करने के लिए इन सेक्शनों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं सेक्शन 82 और 83, वारंट के बाद आता है सेक्शन 82, उसमें ये उद्घोषणा की जाती है, प्रोक्लेमेशन किया जाता है, ये पर्सन अबस्कॉन्डिंग पर्सन है, ये भगोड़ा व्यक्ति है, और ये यदि 30 दिन के अंदर व्यक्ति नहीं आता है, ये जो टाइम दिया गया है वो उसके अंतर्गत उतने टाइम में नहीं आता है, तो उसके बाद उसकी कुर्की की संपत्ति की कुर्की की भी उद्घोषणा हो सकती है। तो यहाँ पर 83 के अंतर व्यक्ति की जो अभियुक्त है या जो गवाह है या कोई अन्य व्यक्ति जिसकी
न्यायालय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो समन के बावजूद भी, वारंट के बाद भी नहीं आता है तो उसकी संपत्ति कुर्की सेक्शन 83 के अंतर्गत ऑर्डर हो सकते हैं उसकी संपत्ति की कुर्की के लिए। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल आर्टिकल 32। थैंक यू वेरी मच।